नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2017 का साइंस का पेपर देखने वाले हैं और ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो आपके ऑप्शन दिए Na2CO3 CaOH का होल ट्वाइस CaO CaCO3, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा CaCO3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कह रहे सोलर सेल में आपके ऑप्शन दिए प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, कह रहे कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, कह रहे रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, कह रहे ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो देखो आपके ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि देखो सोलर सेल का काम क्या होता है, मतलब प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य होता है, समझे। तो आपका आंसर हो जाए प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। आपके ऑप्शन दिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप लोग ध्यान रखना विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपको बताया था, स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। कह रहे आलू में, शकरकंद में, अदरक में, गन्ना में। तो आपका आंसर हो जाए शकरकंद में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वह उत्तोलक जिसमें कह रहा है आलम एवं आयाम के मध्य भार है। आपके ऑप्शन दिए हैंडपंप, चाकू, ट्राली, फावड़ा। तो आप लोग ध्यान रखें जो हैंडपंप है वो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का। और जो फावड़ा होता है, ठीक है, ये आपको हो जाता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। कौन सी श्रेणी का बनेगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। क्योंकि देखो आपसे ये कह रहे हैं एक तरफ आपका आलम कह रहा है और आप लोगों को समझा चुका हूँ आलम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से केंद्र बिंदु होता है। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है आपका आयाम या आयास होता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं और बीच में क्या कह रहा है भार। तो देखो अगर आप लोग फावड़ा देखेंगे तो फावड़ा में क्या होता है कि बीच में भार नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे ही होता है, एल टाइप से होता है ना फावड़ा। तो क्या होता है मिट्टी वगैरह यहाँ पे भरते हैं, तो एक साइड मिट्टी होगी पकड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एक ये जो आपका कह रहा है भार कह रहा है बीच में होना चाहिए, जबकि फावड़ा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चाकू भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। चाकू भी क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। हैंडपंप आपका क्या होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। तो बचा के आपका ट्राली, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्राली। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा होता है। आप लोग देखते हैं बुध ग्रह होता है। सबसे नज़दीक कौन सा स्थित ग्रह होता है, बुध ग्रह, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप लोग देखते हैं मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 29 हड्डियां होती है, ठीक है। और आप लोगों को देखो क्लास में समझा चुके थे, कायदे से समझाया था आप लोगों को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं मेलपीगियन या निसर्ग नलिकाओं द्वारा कह रहे हैं मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं, ठीक है। तो आपका मेलपीगियन या निसर्ग जो नलिकाएं हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है आपका वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखें। तो आप लोग जानते हैं अम्ल की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपको हो जाए HNO3 H2SO4 HCl। अब देखो क्षार की बात कर रहा है तो यहाँ पे NaOH KOH NH4OH MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो अम्ल और क्षार पूछा, एक एक उदाहरण आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है Fe2O3 मैं कह रहा है कि लोहे की संयोजकता कितनी होगी, और ये आपका क्लास में बताया था। देखो आपसे कह रहे हैं Fe2O3 तो हमसे लोहे की बात कर रहे हैं, लोहे का मतलब इसकी संयोजकता Fe की संयोजकता पूछी गई है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। और ऊपर क्या होता है -2 आयन होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी संयोजकता निकालनी है। तो Fe2 कह रहे हैं तो 2x हो जाएगा, 2 गुणा x, और प्लस हो जाएगा आपका 3 गुणा -2 इक्वल टू कितना है 0। तो ये बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x और 3 गुणा 2 -6 बराबर 0। तो 2x बराबर जब 6 उधर जाएगा तो 2 से काटेंगे 3, तो x बराबर कितना है 3। तो मतलब जो लोहे की संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा कह रहे हैं जल गर्म होता है लिखेगा। तो आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ, संवहन विधि द्वारा क्या होता है पानी गर्म होता है। पानी या कोई भी तरल पदार्थ होता है वो कौन सी विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा। और आप लोगों को बताया था जैसे क्या होता है, जैसे इसमें पानी भरा है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जो नीचे पानी होता है इसके पास का पानी होता है वो पहले गर्म होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बिल्कुल नीचे पानी है पात्र में तो वो पहले गर्म हो जाएगा। अब आप लोगों को बताया था कोई भी चीज़ गर्म होके क्या होती है ऊपर उठती है, ठीक है। तो ये जो पानी गर्म होगा वो क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर से जो ठंडा पानी होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये गर्म होगा ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर का ठंडा पानी नीचे, फिर वो गर्म होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे, ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। तो एक समय क्या आएगा कि ये पानी खौलने लगेगा, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है संवहन विधि। और संवहन विधि द्वारा कोई भी तरल पदार्थ होता है वो गर्म होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। कह रहे हैं लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड है। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो धातुएं हैं ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन के सहयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, भास्मिक ऑक्साइड बनाती हैं। और आगे कह रहा था कि लिटमस पत्र द्वारा हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें नीला जो लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक है। आप लोग देखें जैसे नीले कलर का लिटमस है उसको अम्ल में अगर डुबोया जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे कह रहे हैं कि लाल लिटमस पत्र को क्षार में डुबो दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जैसे लाल लिटमस है उसको क्षार में डुबो दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और नीला लिटमस अगर अम्ल में डुबो जाए तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह अम्ल और क्षार को पहचानेंगे, ठीक है। तो आपसे कह रहे थे हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं लिटमस के द्वारा पहचानते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखेगा। तो आपसे कह रहे हैं डिबलर, तो आप लोग ध्यान रखें डिबलर द्वारा कह रहे हैं छिद्रों के माध्यम से कह रहे हैं बीजों को बोया जाता है, जिससे क्या होता है फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। देखो डिबलर में क्या होता है कि छिद्रों के द्वारा मतलब क्या होता है कि जैसे छिद्र करके उसमें क्या किया जाता है, बीज डाल दिया। जैसे ज़मीन में या खेत में छिद्र किया उसके अंदर क्या किया, बीज डाल दिया। तो इस टाइप से क्या होता है कि बीजों को बोया जाता है। अब इस टाइप से जब बीजों को बोया जाता है तो क्या होता है, जिससे फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। अब देखो कल्टीवेटर का काम क्या होता है, कल्टीवेटर का उपयोग करके कह रहे खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। कल्टीवेटर से क्या होता है, मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है, जिससे मिट्टी में कह रहे गुणात्मक सुधार होता है, ठीक है। मिट्टी में क्या होता है, गुणात्मक सुधार होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है। कह रहे हैं आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखें, कह रहे हैं साफ सुथरे परिवेश में रहने से बीमारियों का खतरा कम रहता है। मतलब क्या कह रहे हैं, साफ सुथरे परिवेश में यदि हम लोग रहेंगे तो क्या होगा कि बीमारियों का खतरा कम रहता है, ठीक है। जहाँ पे गंदगी रहती है, ज़्यादातर गंदगी रहती है, वहाँ पे क्या होता है, बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो हमें कहाँ रहना चाहिए, साफ़ सुथरे परिवेश में अगर हम लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे बीमारियाँ कम होंगी और कह रहे हैं हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। नहीं, अगर बीमारियाँ नहीं होंगी तो हम लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कह रहे कि इसलिए परिवेशीय स्वच्छता जरूरी है। इसीलिए परिवेशीय स्वच्छता क्या है, जरूरी है, ठीक है। अपने आसपास, ठीक है, सफाई रखनी चाहिए। परिवेशीय स्वच्छता का मतलब ये हुआ। आगे कह रहे हैं कि परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए हमें अपने पास या पड़ोस में गंदगी ना रहने दें। मतलब हमारे घर के आसपास कहीं पे भी गंदगी है तो उसको साफ़ करवा दिया जाना चाहिए या साफ़ कर देना चाहिए खुद ही। मतलब घर के आसपास कहीं पे गंदगी ना रहने दें, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा परिवेश स्वच्छ होगा। और कह रहे हैं पड़ोसियों को परिवेशीय स्वच्छता के विषय में बताएं। मतलब क्या है, पड़ोसियों को भी स्वच्छता के बारे में समझाएं, जिससे वो लोग क्या करें, आस पड़ोस में, ठीक है, सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं। कह रहे ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखेगा। तो आप लोग देखते हैं मानव की कह रहे विभिन्न आवश्यकताओं, जैसे कह रहे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन एवं अन्य कह रहे मानव संसाधन के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कह रहे कि कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, इनके लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ से हमसे कह रहे हैं कि ऊर्जा को संरक्षित करने के उपाय
तो आप लोग देख रहे हैं कह रहे कि अपने दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। ठीक है, दैनिक जीवन में जो ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट कह रहे हैं वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे प्रतिदिन के भोजन में कह रहे पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उसके कह रहे उससे बचने के उपाय लिखने हैं आपको। कह रहे देखो विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए कह रहे विटामिन ए की कमी से कह रहे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं लक्षण क्या होते हैं, चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आंखें कमज़ोर होना। ठीक है, तो ये इनके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। अब कह रहे हैं कि विटामिन ए से युक्त कह रहे हैं पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अगर उपाय की बात कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, विटामिन ए से युक्त जिन पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है वो पदार्थ हमें क्या करने चाहिए, खाने चाहिए। और कह रहे हैं डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। ठीक है, क्या लेनी चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद जो भी आपको बताया जाए वो करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भूकंप आने के क्या क्या कारण है। कह रहे हैं भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंध के क्या क्या तरीके अपने स्तर से अपनाएंगे, लिखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखें जो यहाँ पे क्या कह रहा है, टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में कह रहे टकराने, रगड़ने या एक दूसरे से दूर जाने के कारण। मतलब क्या होता है कि जो हम लोग रहते हैं जैसे पृथ्वी के ऊपर जो भी रहते हैं और पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे तो उसके अंदर जो क्या है, चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ठीक है, उसी में एक प्लेट का यहाँ पे नाम दिया टेक्टोनिक प्लेट। मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी चट्टानें पाई जाती हैं, प्लेटें पाई जाती हैं, क्या बोला है, टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने पर वो क्या होती है, जैसे पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में जैसे बढ़ती रहती हैं, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आती हैं और आपस में क्या होती है, टकरा जाती हैं। जैसे ही टकराती हैं तो क्या होता है, भूकंप आ जाता है। या क्या होता है, रगड़ती हैं एक दूसरे से, या क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाने के कारण क्या होती है, पृथ्वी के भूपटल मतलब ऊपर साइड क्या होती है, हलचल होती है। और कारण क्या है, कह रहे भूमिगत चट्टानों का अचानक टूट जाना। मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी चट्टानें उनमें क्या होता है, अचानक जैसे कोई चट्टान टूट जाती है तो भी क्या होता है, भूकंप आता है। नेक्स्ट कह रहे ज्वालामुखी विस्फोट, कह रहे भूगर्भीय गतिविधि के कारण कह रहे भूकंप आता है। देखो भूकंप आने का कारण क्या, एक तो टेक्टोनिक प्लेट कि आपस में टकराने से या रगड़ने से या एक दूसरे से दूर जाने के कारण आता है, या कह रहे भूमिगत चट्टानों का कह रहे अचानक टूटना, कह रहे ज्वालामुखी विस्फोट या कह रहे भूगर्भीय गतिविधि के कारण क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, अब हमसे कह रहे थे इनके बचाव, ठीक है, बचाव के उपाय पूछ रहा था या कह रहे भूकंप से बचने के उपाय। तो आप लोग ध्यान रखें भूकंप से बचने के उपाय क्या है। फर्स्ट आप कह रहे भूकंप के आने के समय कह रहे विद्यालय तथा भवन से बाहर खुले स्थान पर आ जाएं। जैसे भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए, हमें खुले स्थान पे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे मकान बहुमंजिला है तो कह रहे मकान से बाहर निकल कर कह रहे मैदान में आ जाएं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर भूकंप आता है तो आप मकान से बाहर खुले मैदान में पहुँच जाएँ। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में आपने 2017 का साइंस का पेपर देखा था। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।